A very good morning to all my dear students. I am C. Shweta, and today we are going to talk about suggested answers to questions. Right? तो हम suggested answers के बारे में बात करने वाले हैं to questions of intermediate examination group 1 paper number 6 law and ethics December 2021. Right? अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं suggested answers की, अगर आपने मेरी वीडियोस सारी देखी है तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियोस में आपको मेंशन करा है कि आपके एग्जाम 3 घंटे के आते हैं और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। राइट? अभी टाइम मैनेजमेंट का ना कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल या रूल नहीं होता है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी भी है एग्जाम में। अब क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम लोग क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं करने को, हम लोग पहले क्वेश्चन या शुरू के क्वेश्चंस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं, उसको अच्छे से लिखते हैं, और बाद के क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ राइटिंग, हमारा फोकस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और हम लोग इक्वल टाइम नहीं दे पाते अपने क्वेश्चंस को। ठीक है ना? और ये ना करने की वजह से आप क्या लूज करते हो। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिफिकल्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिफिकल्ट था बट आपने कर लिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, थर्ड तक थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, 4 और 5 इजी था। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वाज वेरी इजी फॉर यू और आपको अच्छे से आता था, पर टाइम अच्छे से ना होने के रीजन की वजह से आप उसको पूरा अटेंशन नहीं दे पाए। ठीक है? तो जो अटेंशन आपने 1, 2, 3 को दे दी और धीरे धीरे लिखा, और 1, 2, 3 तो उतने मुश्किल भी थे, आप ज्यादा लिख भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने लिखा, मैनेज किया। 4 और 5 बहुत इजी था, आपको अच्छे से आते थे, लेकिन आपके पास टाइम ना होने की वजह से आप ठीक से नहीं लिख पाए। तो दुख होता है ना? ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकली भी हुआ है और शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप नीचे के क्वेश्चंस में लगा यार नीचे के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैं तो इस पे, जिसे मुझे याद है when I was like studying, तो मेरे को एक क्वेश्चन आया था, what are the duties of agent according to Indian Contract Act। बहुत इजी क्वेश्चन था। ड्यूटीज ऑफ एजेंट मतलब बहुत सारी मैं लिख सकती थी, अच्छा खासा आंसर लिख सकती थी, 6 मार्क्स का था, बहुत एलैबोरेट करके लिख सकती थी, बट टाइम होने की वजह से मेरे को अपने आंसर जो बहुत कट शॉर्ट करना पड़ा, मतलब कंप्लीट करा बट इतना नहीं लिख पाई जितना लिखना चाहती थी मैं। दैट वाज बिकॉज ऑफ टाइम, राइट? तो इसलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So how to manage time? If you have particular time hours, 3 hours to complete your exam, then what is the tip and trick which you need to follow to manage your time? Right? So there is no particular formula for the time management, but one thing which is very prominent is that you should divide your time. So one major suggestion to time management is divide your time. अब मैम हम कैसे टाइम डिवाइड कर लें, कैसे करेंगे बताओ? देखो 100 मार्क का पेपर है, 3 घंटे हैं, तो 100 को डिवाइडेड बाय 3 करो, 30 मार्क्स 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर 30 मार्क्स 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? और मैम वो कैसे हम डिवाइड करें? तो ये देखो ना, जब आप एग्जाम में, देखो ये तो सजेस्टेड आंसर वाला क्वेश्चन पेपर है, तो आपके क्वेश्चन पेपर की तरह नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं, ऐसे देख लेते हैं, अच्छा ये पहला 12 नंबर का है, दूसरा 8 नंबर का है, तीसरा 5 नंबर का है, अच्छा यहाँ पे 30 नंबर खत्म हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे 30 नंबर खत्म हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ना ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे 5, 6, 7 30 नंबर के हैं तो 7 के नीचे ऐसे बना दिया, 8, 9, 10 30 नंबर के, तो हो गया ना डिवाइडेड बाय 3। आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड बाय 3 हो गया ना। तो अगर 9 से 12 का एग्जाम है तो 9 से 10 में ये इस लाइन तक पहुंचना है तुम्हें। मैं आपको ये बता रही हूँ, दीज प्रैक्टिसेस इफ यू थिंक दैट दे आर जस्ट वेस्ट, क्यों सुने हम जैसे देते हैं हम तो वैसे ही देंगे, बिल्कुल वैसे ही दीजिए, आपको पेपर जैसे देना वैसे ही देंगे, आप बचपन से देते आ रहे हो एग्जाम, तो अभी भी आप वैसे ही दोगे, लेकिन ये छोटी सी 2-3 मिनट की जो टिप ट्रिक का फॉलो कर लोगे ना, दिस विल रियली एंड रियली हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। आप कभी भी मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी तो बड़ी बार ना बच्चे पूछ रहे थे, मैम हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, मैम हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। मैं सोचती थी अपनी वॉच नहीं लाए हो, वॉच के बिना आते कैसे हो एग्जाम में? आप मानोगे एक बार मेरी तो वॉच खराब हो गई थी, जो मैं
रिस्ट वॉच पहनती हूँ, खराब हो गई थी। तो मेरे घर में ना, मतलब मेरे बेडरूम में ही इतनी मतलब बहुत छोटी भी नहीं, इतनी साइज की ना वॉल क्लॉक थी, मतलब ऐसे वॉल क्लॉक कह रही, सॉरी, टेबल क्लॉक थी, ठीक है, जिसको मैं रखती थी। वो बड़ी सी टेबल क्लॉक ले गई मैं एग्जाम में। जो इन्विजिलेटर थी ना, वो भी ऐसे देख रही थी कि पागल पागल है इतना। तो मतलब एक इन्विजिलेटर ने तो मुझे बोल दिया, इन्विजिलेटर्स की शिफ्ट चेंज होती है ना, 1.5 घंटे बाद जो टीचर आई था मुझे कहती, बेटा हम टाइम बता देते, क्या जरूरत थी। जरूरत तो बहुत थी। अब मैं 1-1 घंटे का थोड़ा टाइम पूछ सकती हूँ, अगर 9 से 10 हो गया मैं पूछूंगी 10 बजने में कितने मिनट रह गए, ऐसे, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा टारगेट 30 नंबर खत्म करना है 1 घंटे में। The second rule, this is the first rule. The second rule is keep a watch on a watch. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, मैंने कोई किताब नहीं लिखी टाइम मैनेजमेंट में, ना ही मैं कोई राइटर या पोएट हूँ जो मैं कोई बुक लिखती हूँ, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो जो मैंने अपनी लाइफ में करा, जैसे मैं फील करती थी, एवरी स्टूडेंट इज सेम। हर किसी की लाइफ में एक फेज बिल्कुल सेम होता है। हम सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वैसा ही फील करते हैं। आज अगर इस एज में मुझे भी एग्जाम देना पड़े तो मैं ठीक वैसा ही फील करूंगी जैसा आप आज फील कर रहे हो। एक सिचुएशन में हम सब ह्यूमंस है तो एक जैसा ही फील करेंगे ना, नॉट एग्जैक्टली एक जैसा, बट 90% एक जैसा ही फील करेंगे, ठीक है। तो हमें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तो ये चीजें करती थी, मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हेल्प देती थी सब चीजें, इसलिए मैं ये सब आपको भी शेयर करती हूँ। और आप मानोगे, मेरे पास तब भी लास्ट में जरूर मैं 5 मिनट छोड़ती थी। अगर मेरे को पता है कि 9 से 12 मेरा एग्जाम है, तो मुझे पता है कि मुझे 11:50 का खत्म करना है। मैं उन बच्चों में से नहीं थी कि वो पेपर कलेक्ट करने आ गई टीचर, मैम बस एक लाइन रह गई, एक लाइन रह गई। नो, ये तो मेरा वर्स्ट नाइटमेयर है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं कर सकते, अगर आपका एग्जाम छूट जाएगा तो फिर तो लास्ट में लिखते रहोगे ना। नहीं, मैं तब भी 10 मिनट पहले खत्म करती थी, आंसर्स को कट शॉर्ट कर देती थी कि लेकिन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब 11:50 पे खत्म करके मैं 10 मिनट क्या करती थी, बैठ जाती थी? नो, आई यूज टू ड्रॉ लाइन्स आफ्टर एवरी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 लिखा, आंसर नंबर 1 के बाद लाइन स्केल और पेंसिल लेके जाती थी, प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान देती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन करती थी, चाहे जल्दी जल्दी में लास्ट के 5 मिनट में करती थी। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इस चीज में, ठीक है। और मुझे अगर लगता था ना मेरा ना एक आखिरी क्वेश्चन रह गया है और मेरे पास शायद टाइम भी ना बचे, तो मैं क्या करती थी, पहले मैं डेकोरेट कर देती थी 2 मिनट, उसके बाद लिखती रहती थी, चलो मैम मैम पेपर पे कलेक्ट करने वाली होगी तब मैं लिखती रहूंगी भाई। सो तीसरा रूल इज प्रेजेंटेशन। मैंने रूल्स को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व तरीके से लिखा है, लेट मी राइट इट इन अ गुड वे। स्टूडेंट्स, यू शुड फॉलो दीज थिंग्स। पहला क्या है, डिवाइड योर टाइम। पेपर मिलते ही हाथ में क्या करना है, डिवाइड योर टाइम। और ये जो टाइम डिवाइड करा है, ये टाइम पास के लिए नहीं करा, तो इसलिए कीप अ वॉच ऑन अ वॉच, ताकि आपका जो आपने टाइम डिवाइड करा है वो टाइम पे खत्म हो सके। कीप अ वॉच ऑन अ वॉच। तीसरा, जब पेपर खत्म हो जाए तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंटेशन। तो ये 3 चीजें आप जरूर फॉलो करो एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है वो एग्जाम में क्या आया, हम फेल हो गए तो ये अटेम्प्ट में अगर हमारा नहीं निकला एग्जाम तो क्या करेंगे हम। कुछ नहीं होगा। अगर आप फेल करोगे तो कुछ नहीं होगा, दोबारा अटेम्प्ट आ जाएगी, दोबारा एग्जाम दे देंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप फेल होने के लिए जाओ, ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था। आप मानोगे, मैं बोर्ड एग्जाम का तो ऐसा होता था, मेरा जब सेंटर आता था ना, मेरे पेट में ना अजीब सा टिकलिंग फीलिंग होता था, मुझे ना ऐसे वॉमिटिंग वाली फील आने लग जाती थी, पता नहीं ऐसे क्या हो गया। और मुझे याद है मैंने अपने बोर्ड के 12th के बोर्ड के हर एग्जाम में लिम्का पी है, सामने वो लिम्का मिल रही थी सेंटर के बाद, लिम्का पी है कि आई शुड फील लिटिल रिलैक्स। फिर 12th तक तो मैं थोड़ी बहुत थी भी डरपोक ना। एंड बोर्ड एग्जाम का डर मेजर पता है किस लिए, वैसे एग्जाम में डर नहीं लगता था, लेकिन डर इसलिए लगता था क्योंकि इसके मार्क्स से तो करियर बिल्डअप होना है ना। अब कहोगे मैम हमारे एग्जाम भी तो इम्पोर्टेंट है, हमारा पास है, फेल होने से तो करियर होगा। नहीं, ये तो फिर भी ये 6 महीने बाद फिर मौका मिलेगा एग्जाम देने का, बोर्ड एग्जाम में तो एक बार जो परसेंटेज आ गई। तो वो यहाँ पे मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाता था। लेकिन आपका वो चीज नहीं है, अभी क्लियर नहीं होगा तो 6 महीने बाद क्लियर हो जाएगा।
कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी दुनिया एंड नहीं होगी। अगर आपने ऐसा सोच लिया एग्जाम देने से पहले तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल एग्जाम्स दिए हैं ना, मुझे पता है जितना स्ट्रेस मुझे 12th के बोर्ड में था ना, उतना प्रोफेशनल एग्जाम्स में स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मैं अपने आपको बोल के जाती थी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल ही होंगी ना, 6 महीने बाद दे दूंगी। बट मुझे हर एक क्वेश्चन ऐसे लिख के आना है जैसे सामने वाले को मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे एक 7th स्टैंडर्ड के टीचर ने मुझे बताया था ये बात, कि आप अपने क्वेश्चंस का, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उनका आंसर इस तरीके से लिखिए कि जैसे सामने वाला जो चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन भी लिखिए, जैसे सपोज मैं हमेशा आंसर लिखते हुए सोचती हूँ कि सामने वाले को नहीं आता और मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, राइट। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल गियर्ड अप रहो। ऐसा फिर बच्चे एक चीज सोचते हैं, मैम हमें तो याद ही नहीं रहता, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। तुम लोग जो पहले ही सोच लोगे हमें कुछ याद ही नहीं रहता, तो फिर क्या याद रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा। मैंने हमेशा बोला है ना, अभी तुमसे मैंने हम आपके हैं कौन की स्टोरी पूछ ली ना, हम आपके हैं कौन मूवी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सॉरी, ये मैंने अगर आपसे पूछ लिया ना, मूवी की स्टोरी बताओ पूरी, एक एक सीन सटीक तरीके से बता दोगे तुम, एक एक सीन एकदम प्रॉपरली बिना किसी रुकावट के और बिना गलती करे पूरी मूवी इलस्ट्रेट कर दोगे मुझे 3 घंटे की। तो लेकिन पढ़ाई करते टाइम तुम्हें क्वेश्चन में भी लगता है हमें याद कैसे रहेगा, हमें याद नहीं रहेगा, हमें याद नहीं रहेगा। ये तुम अपने को मत बोलो। तुम तो ऐसे करते हो कि अपने आप को खुद ही बोलते हो कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। डोंट साउंड लाइक दैट। अब पता है ये प्रॉब्लम ना मेरे में तो नहीं थी, मेरे ब्रदर में थी। वो हर चीज मुझे बोलता था मुझे याद नहीं रहेगा, मैं कर रहा हूँ मुझे याद नहीं रहेगा। वो पहले ही ठान के बैठा होता था कि मुझे याद नहीं रहेगा। मैं उसको कॉन्फिडेंस, नहीं भाई तेरे को याद रहेगा। तो मैं कहती देखा, मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगी तेरे को पक्का याद होगा। कहता अच्छा। मैंने उससे यही लॉ का ही पूछा था, मैंने कहा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होता है। वो कहता, मैंने कहा शिट, वो और वो डिमोटिवेट हो गया, देख मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें सब याद रहता है, ट्रस्ट मी, वो मजाक की बात है लेकिन हमें सब याद रहता है। जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है ना, इनफैक्ट हमें वो बातें भी याद आ जाती है जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कभी पिछले सेशन में पढ़ी होंगी, पिछली क्लास में पढ़ी होंगी, या कभी पढ़ी होंगी, या किसी से सुनी होंगी। फोकस होके पेपर दो। ये नहीं कि पेपर दे रहे हो, सामने वाले ने शीट मांग ली, अरे यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा है, इसकी तो और भी शीट, ये शीट भी खत्म हो गई। डिप्रेशन में नहीं आना, अपना फोकस करना है, ठीक है। अब पता है क्या है, अब ये बोलोगे, मैं एक बार एक स्टूडेंट को ये चीज बोल रही थी तो बच्चा कहता मैम आपको कैसे पता ऐसा होता है। मैं सीधा कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनी हूँ, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैं भी स्टूडेंट लाया थी, मैं सीधा टीचर नहीं बनी हूँ, ठीक है। तो आई नो हाउ इट फील्स, ओके। चलिए, तो बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए है एमसीक्यू। एमसीक्यू की सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ, आंसर आपकी आंखों के सामने है, इन 4 ऑप्शंस में सिर्फ आपको सही आंसर मार्क करना है। बहुत इजी है, ठीक है। अब मैम कुछ कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो इतना कंफ्यूज करते हैं, सारे ही करेक्ट लग रहे होते हैं, तो फिर आपको फोकस करना पड़ेगा ना। और अगर आप पढ़ के गए हो, फोकस थोड़ा करोगे तो अच्छे से पहचान लोगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो, सेक्शन ए एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन, the phrases business ethics and corporate ethics are often used to describe the application of ethical values to dash। तो बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स के एथिक्स वैल्यू को अप्लाई करने के लिए होते हैं किस में, टू। अब आंसर तो आपके सामने लिखा है बिजनेस एक्टिविटीज, पर एक बार बाकी को भी सोच लो, नेशन बिल्डिंग। कॉर्पोरेट एथिक्स से कंट्री तो नहीं बिल्डअप हो रही, democratize corporate, no। make business spiritual, नहीं बिल्कुल नहीं, बिजनेस एक्टिविटीज में अप्लाई करे जाते हैं। सो देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बिजनेस एक्टिविटीज। अच्छा, ऐसे भी आंसर्स होते हैं जो दो भी करेक्ट लग सकते हैं, बट फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही हमारा आंसर होगा। An individual shall give his consent to become a designated partner in Form 9। तो फॉर्म नंबर 9 ये तो लर्न करने वाला फैक्ट है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग, अगर आपने पढ़ा हुआ है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए कंसेंट देनी पड़ती है तो वो फॉर्म नंबर 9 में होती है। थर्ड,
The annual return of an OPC shall be signed by a company secretary, or where there is no company secretary, then by the director of a company. ठीक है, तो ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके एनुअल रिटर्न को साइन करते हैं कंपनी सेक्रेटरी. अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन साइन करेगा? कंपनी के डायरेक्टर. वैल्यू चेन as a strategic framework for analysis of competitive advantage was promoted by Michael Porter. तो वैल्यू चेन कह रहे हैं कि वैल्यू चेन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए माइकल पॉटर ने ये फ्रेज दिया है. इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस. अच्छा, यहाँ ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्शन सेल में जो सेल करी जाती है इट इज सब्जेक्ट टू अ रिकवरी प्राइस नहीं होता, सीपीबी नहीं होता, एमपी रिजर्व प्राइस. पहले एक रिजर्व प्राइस होता है, उसके हिसाब से आगे सेल इफेक्चुएट होती है ऑक्शन से. 6. Which of the following cases an agreement without consideration is void? गिफ्ट में विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है एग्रीमेंट. क्रिएशन ऑफ एजेंसी भी विदाउट कंसिडरेशन होती है बट वैलिड होती है. चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन भी विदाउट कंसिडरेशन होती है पर वैलिड होती है. सेल ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट कंसिडरेशन और वो वॉइड होता है. तो आंसर इज सेल ऑफ प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मेंशन द नंबर ऑफ पर्सन पर्सनली प्रेजेंट टू फॉर्म कोरम ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी. तो कोरम को फॉर्म करने के लिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम चाहिए होते हैं 2 people, 2 members. तो आंसर इज 2. द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी ओपन within dash from the date of incorporation of the company. तो यहाँ कह रहे हैं कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लिया तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस को आप स्टैम्प मतलब प्रॉपरली ओपन कर दीजिए 30 दिन के अंदर अंदर. ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का. अच्छा, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस मैम बाद में लेते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने के बाद? नो, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में ही रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है. लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस की जो फंक्शनिंग है वो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए. ठीक है. Every occupier shall ensure the health, safety and welfare of all workers while employer desires so. नहीं, उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं होगा. टिल लाइफ टाइम? नो, जब तक ही वो काम कर रहा है तब तक ही ना. टिल दे आर एम्प्लॉयड विद द फैक्ट्री वाइल दे आर एट वर्क इन द फैक्ट्री. अच्छा, कुछ बच्चों को ना ये भी आंसर लग रहा होगा टिल दे आर एम्प्लॉयड विद द फैक्ट्री की जब तक कंपनी मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज तब तक ही ऑक्यूपायर उनकी काम वो देखेगा, उनकी हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर. तो एक बात बताओ, ये पॉइंट से ज्यादा बेहतर ये पॉइंट लग रहा है क्योंकि टिल दे आर एम्प्लॉयड तो मतलब रात में भी वो अगर उनको कुछ हार्ट अटैक आ जाता है तो ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी बन जाएगी इन लोग. मैंने आपको याद है हमने बात करी है कि ओनली वर्किंग आवर्स में. तो जब तक कि आप वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हो फैक्ट्री में, अगर उस समय आपकी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की बात आती है तो ऑक्यूपायर बिल्कुल इंश्योर करेगा. A new partner may be admitted in a firm either for the increase of a capital or to strengthen the management. प्रोडक्शन से पार्टनर का क्या लेना देना? प्रॉफिट शेयर तो उल्टा कम ही होगा. मैन पावर तो एम्प्लॉय से बनती है, तो मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए या फिर कैपिटल को बढ़ाने के लिए ही नया पार्टनर फर्म में आता है. Every employee shall be entitled to receive bonus from his employer in an accounting year if he has worked for not less than 30 working days. Every employee shall be entitled to receive bonus from his employer in an accounting year if he has worked for not less than 30 days. Not less than 30 working days मतलब 30 दिन से ऊपर ही काम करेगा कोई तभी he will be entitled for bonus. Bonus act is a very short chapter जो हमने किया था. तो 30 दिन मिनिमम काम करेगा तभी बोनस के लिए एंटाइटलमेंट होगा. All payment of wages shall be made on a working day. An instrument of the proxy shall be deposited. अच्छा देखो क्या होता है जब मीटिंग में कोई नहीं आ पाता डायरेक्टर या कोई ऑफिसर तो वो अपनी जगह प्रॉक्सी को भेज देता है. अब बच्चे ही बोलते हैं कि मैम प्रॉक्सी क्या करेगा जब मेन पर्सन नहीं आया उन्होंने डिसीजन लेना तो प्रॉक्सी थोड़ी ना डिसीजन मेकिंग करेगा. देखिए जब कंपनी की मीटिंग का एजेंडा जाता है, एजेंडा होता है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये करेंगे, हम ये डिस्कस, हम ये 4 चीजें. ठीक है,
उसके बाद एजेंडा के साथ मतलब नोटिस आता है, नोटिस के साथ एजेंडा आता है और उसके साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म भी आता है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो अपने वोटिंग के लिए अपने प्रॉक्सी को भेज सकते हो। और मीटिंग में ये नहीं कि सीधा धमकी आ गया प्रॉक्सी, मिस्टर ए नहीं आया, मिस्टर ए की जगह ये आया, नहीं। मिस्टर ए को पहले कंपनी को मीटिंग से पहले बताना पड़ेगा कि मेरी जगह मेरा एक प्रॉक्सी आ रहा है। कितने घंटे पहले बताना पड़ेगा? 48 आवर्स। ठीक है ना? Review of minimum wages is to be done at such interval not exceeding 5 years. नॉट एक्सीडिंग मतलब ये नहीं कि 10 साल के बाद वेजेस को रिवाइज कर रहे हो, 5 साल से पहले भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल से ऊपर नहीं। ये बात समझने वाली होती है। नॉट एक्सीडिंग लिखा है यहाँ पे। नॉट एक्सीडिंग मतलब कि आप में अगर चाहो तो रिव्यू कर सकते हो मिनिमम वेजेस को 1 साल बाद ही, 2 साल बाद भी कर सकते हो, 3 साल बाद भी, 4 साल बाद भी, पर 5 साल के बाद नहीं। 5 साल के अंदर अंदर आपको रिव्यू करने पड़ते हैं वेजेस। A general meeting may be called after giving a shorter notice if consent is given by not less than 95% of the members entitled to vote at such meeting. General meeting is a meeting जहाँ पे बहुत सारे important चीजें डिस्कस होती है। वैसे तो जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन का होता है, लेकिन अगर कोई अर्जेंट मीटिंग रखनी है तो आप 21 से कम दिन का भी नोटिस दे सकते हो, पर शर्त यह है कि 95% मेंबर इस चीज के लिए हामी भरे। Presentation for acceptance of the bill may not be excused in the following cases. May not be excused where the drawing cannot be found. तब तो एक्सक्यूज कर सकते हैं जब वो मिल ही नहीं रहा। ड्रॉइंग इंसॉल्वेंट हो गया, ड्रॉइंग फिक्टिशियस पर्सन है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते उसको। लेकिन अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो। तो मे नॉट बी एक्सक्यूज इन द फॉलोइंग केसेस। इस केस में तो एक्सक्यूज हो सकता है, इन तीनों चीजों में एक्सक्यूज हो सकता है। इसमें एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो आप उसको एक्सेप्टेंस के लिए बिल के लिए एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिल। The office of a director shall become vacant in case he absent himself from all the meeting of the board held during a period of 12 months with or without seeking leave or of absence of the board. The office of the board of directors shall become vacant. अगर वो पिछले 12 महीने में कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, आ नहीं रहे, तो उनका जो पोजीशन है वो खाली करा जा सकता है। Meaning of the Latin word endorsum is upon the back. इंडोसम का लैटिन वर्ड है। देखिए इंडोसम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अपॉन द बैक। ये नेगोशिएबल चैप्टर से आया है और ये इंडोसम का मतलब क्या होता है? अपॉन द बैक। Which of the following is not a valid method of voting in a meeting of a company? इससे इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन से मीटिंग होती है, शो ऑफ हैंड से होती है, पोल से होती है, ऐसे मीटिंग नहीं होती। साउंड से आगे यस, नो 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 नो, ऐसे वोटिंग नहीं होती है। परमानेंट डिसेबल बेनिफिट इज पेड एट अ रेट ऑफ 90%। अगर कोई बंदा परमानेंट डिसेबल है तो उसको जो बेनिफिट दिया जाता है इज ऑन द 90% ऑफ द वेज बिकॉज ही इज परमानेंटली डिसेबल। तो सेक्शन ए था एमसीक्यू, सेक्शन बी है एसएक्यू। एसएक्यू क्या होता है मैम? एमसीक्यू तो बोलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज एसएक्यू? एसएक्यू इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक है, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 1 लाइन टाइप्स। द पट्टे और ये कितने हैं? 20 है इंटू 1 मार्क्स, 20 इंटू 1 20। एक सेकेंड, ये ऊपर हमारा था 20 इंटू 1 20। अगर ये 20 20 40 मार्क्स आ गया, आप 1 घंटे में ये 40 मार्क्स नहीं कर सकते। अरे मैम ये तो हम आधे घंटे में कर लेंगे। तो ये नहीं कि आधे घंटे में करके अरे मेरे 40 मार्क्स हो गए आधे घंटे में, मैं आराम से रिलैक्स करूं। नो, अगर ऐसा कुछ आपके सामने सिचुएशन आती है जहां देखो ये तो सजेस्टेड आंसर है तो मार्किंग ऐसे ही दिया हुआ है, इट इज मोर देन 100। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जहां 40 मार्क्स आपसे आधे घंटे में हो जाए या पौने घंटे हो जाए, तो 15 मिनट वेस्ट करके बैठना नहीं है, रिलैक्स नहीं करना, दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जिस पहले 30 मार्क्स में कम टाइम लग रहा है, क्या पता नेक्स्ट 30 मार्क्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, 1 घंटे से भी ऊपर की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए ऐसे क्यों डिस्कस करते हैं हम।
The particulars of the issue of preference shareholders shall be noted in the register of members, which word according to you is most appropriately filled in the above plan. The particulars of the issue of preference shareholders shall be noted. मतलब आपने preference shareholders को कितना shares दिए, ये कहाँ पे note किया जाता है? Register of members notebook में. Where a person provides labor or service to another for a remuneration which is less than a minimum wage, ऐसी labor को forced labor बोलते हैं. ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उनको मिनिमम वेजेस से भी कम दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स्ड लेबर. 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ वर सेट अप बाय लॉर्ड नोलन. ये हमने अपनी वीडियो में भी करा था, तो ये आपको याद करना है. 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ जो एथिक्स वाले चैप्टर में, दैट इज गिवन बाय लॉर्ड नोलन. Annual return under the Payment of Bonus Act shall be filed by every employer on or before 1st Feb in each year. तो एनुअल रिटर्न के हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना बोनस जाता है, दैट हैज टू बी फिल्ड बिफोर 1st February each year. ये फैक्चुअल क्वेश्चन था. What is the name of agency that is required to perform the function of record keeping, accounting? ये सब हमने अपने वीडियोस में बात करी है. सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, CRA, राइट. हमने इनके फंक्शंस, हमने काफी बातें करी थी इनके बारे में. सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. The dishonor of the instrument may be due to non-payment and non-acceptance. ये भी हमने बात करी हुई कि अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है उसका एक ही रीजन होता है, या तो पेमेंट नहीं हुई या फिर एक्सेप्टेंस नहीं हुई. The seller of the goods is deemed to be अनपेड सेलर. अगर उसको प्राइस पे नहीं करा गया तो वो क्या कहलाया जाएगा? अनपेड सेलर. चाहे उसको पूरा प्राइस ना पे करा जाए या 10% या 2% प्राइस भी रह गया हो, तब भी वो क्या कहलाया जाएगा? अनपेड सेलर. Occupier of every factory shall provide and maintain suitable room or rooms for use of children under the age of 6 years of women workers where the number of such women workers exceed 30. अब देखिए, एक फैक्ट्री में अगर 5 women काम कर रही हैं तो उनके लिए अलग से रूम बनाने की जरूरत नहीं है उनके बच्चों के लिए. लेकिन अगर आपके फैक्ट्री में 30 से ज्यादा लेडीज हैं, ठीक है, और बच्चे भी हैं उनके, जरूरी है 30 के बच्चे हो, लेकिन अगर वुमेन वर्कर्स 30 से ज्यादा हैं तो आपको एक अलग रूम बनाना पड़ता है चिल्ड्रन के लिए बिलो द एज ऑफ 6 years, जहाँ पे वो लेडीज बच्चों को छोड़कर आराम से काम कर सकती है. Which word according to you most okay? A nominal partner can be of two types: partner by estoppel and partner by holding out. When the drawee accepts the bill subject to qualification is known as qualified acceptance. अगर ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस की कोई कंडीशन डाली है, तो क्वालिफिकेशन डाली है, कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशन आर सिनोनिमस, तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं. LLP फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इन आउटसाइड इंडिया, लेकिन उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, तो उसको फॉरेन LLP बोलते हैं. A proper foundation of ethics requires a standard of value to which all the goals and actions can be compared. Standard of value, morals, ethics, so the most appropriate answer is value. Section 92 जो हमें बात करता है about annual return, कौन से फॉर्म में जाती है? MGT 7. A shareholder holding less than a nominal value of 20,000 उनको small shareholder बोला जाता है. small shareholder की definition में ही लिखा हुआ है. रिप्रेजेंटेशन जो इनोसेंटली अनइंटेंशनली कुछ करी जाती है उसको प्रेस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. A company whose principal business is the acquisition of shared debenture or other securities called investment company. ऐसी कंपनी जिनका काम ही है शेयर्स लेना, बेचना, डिबेंचर्स लेना, बॉन्ड्स लेना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी. ये टाइप्स ऑफ कंपनी में था. The term of office of member of the standing committee under ESI shall be 2 years from the date of election notification. तो ESI एक्ट के तहत जो नॉमिनेशन कमेटी होती है उनके मेंबर्स की जो ऑफिस टेन्योर होता है वो 2 साल होता है. No prospectus shall be valid if it is issued more than 90 days of the date of on which the copy thereof is delivered to registrar. आप पहले कॉपी भेज रजिस्ट्रार को कि सर मैं ये प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूँ. रजिस्ट्रार की हरी झंडी के बाद आपको 90 दिन के अंदर अंदर उसको इशू कर देना है, 90 दिन के बाद नहीं. The regional director shall communicate the confirmation shifting of registered office within 30 days of receipt of the application. तो जो रीजनल डायरेक्टर है वो ऑफिस की शिफ्टिंग, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो और रीजनल डायरेक्टर को बता रहे हो, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस आपको कम्युनिकेट कर देगा कि आप कंफर्मेशन का कम्युनिकेशन कर देगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया है.
व्हाट शुड बी द मैक्सिमम गैप ऑफ एजीएम? दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने का होता है, नॉट मोर देन 15 मंथ्स। 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हमने 20 मार्क्स के एमसीक्यू करे, 20 मार्क्स के एसएक्यू करे। अगला जो है सेक्शन सी, एलएक्यू। अब मैम एलएक्यू क्या होता है? एलएक्यू होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एलएक्यू। 12 into 4, that means there are 4 questions of 12 marks. अच्छा, आगे जैसे लिखा हो ना, जैसे ये लिखा है। अब बच्चा कहता है 12 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, या 12 मार्क के 4 क्वेश्चन है, तो ये पहला वाला मार्क्स होता है 48 मार्क्स। अब यहां देखो, ये 1 LAQ है, ये आपको बता रहा है कि ये एक ही LAQ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन 2 LAQ, सेक्शन 3 LAQ, देखो 7 और 5 12। सेक्शन 4 LAQ। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए LAQ के, तो सारे 12 मार्क्स के। सेक्शन 5 LAQ, ये भी 12 मार्क्स का। अब सेक्शन 6 जो आया है, इसमें 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। देखो 3-3 मार्क के क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे फिर केस स्टडी के 2 क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चंस। ये केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये सजेस्टेड आंसर्स दिखाने के लिए आपको कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? सॉरी, हम कहाँ रह गए? हाँ, तो ये 12-12 मार्क के। देखो 12 मार्क का अकेला क्वेश्चन नहीं होता, हमेशा डिवाइड है, तो 6-6 मार्क का पूछा जा सकता है। तो 6 मार्क्स है जो मैक्सिमम आपको आ सकता है। 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का आ सकता है, 4 मार्क का आ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बेलमैन? मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द बेलर इन दिस रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे 6 मार्क्स में इन्होंने, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट इन्होंने कर दिया 2 मार्क का, और ये इन्होंने कर दिया 4 मार्क का, या इन्होंने पहला कर दिया 3-3 भी कर सकते हो। ये क्या बोल रही हूँ मैं? पहला क्वेश्चन जो LAQ का है 6 मार्क का, वो 6 मार्क का पूरा क्वेश्चन है। देख रहे हो, एक क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट एंड मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। तो आप पहले जो व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट है उसको 2 नंबर का समझ के 2 थोड़ा लिख सकते हो, और ड्यूटीज ऑफ बेलर 4 लिख सकते हो। यहाँ पे एज पर मी, देखो सजेस्टेड आंसर जरूर है, बट द कंटेंट इज लेस, यू हैव टू एड अप लिटिल मोर, ज्यादा नहीं। तो बेलमेंट की डेफिनेशन लिखी है। बेलमेंट का मतलब होता है एज पर सेक्शन 148 जो कहता है बेलमेंट के बारे में, इट मीन्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो गुड्स देता है कि व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड ही रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो बेलमेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है हमारा वेट। मिस्टर ए ने बी को कुछ गुड्स दिए, कुछ गुड्स दिए मैम, किसके गुड्स हैं ये? ए के गुड्स है, तो क्यों दिए बी को? फॉर सम पर्पस। वो पर्पस कोई भी हो सकता है स्टूडेंट्स। पर्पस खत्म होने के बाद बी या तो इसको रिटर्न करेंगे या फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जैसे उनके आपसी सहमति से तय हुआ है। इसको बोलते हैं बेलमेंट। जो अपने गुड्स देता है वो कहलाया जाता है बेलर, और जिसको गुड्स दिए जाते हैं वो क्या कहलाया जाता है? बेली। राइट। तो यहां कह रहे हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की ड्यूटी देखो और भी हो सकती है, बट यहां पे लिखी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। मतलब ये ड्यूटी है बेलर की कि जो भी, ये देखो ये बेलर है ना, वेट,
बेलर बेली। तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि गुड्स में अगर कोई फॉल्ट है, अब जैसे मैंने सपोज अपनी कार दी है मैंने अपनी सर्विस कंपनी को, और मेरी कार की ना ब्रेक फेल है, लेकिन मैंने उनको बताया ही नहीं। अब बताओ, कार की ब्रेक में प्रॉब्लम है, कार की ब्रेक फेल है, या कार की ब्रेक्स में कुछ भी इशू है, मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अगर कार को यूज कर रहे हैं तो मिस हैंडल हो सकता है। तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने गुड्स देते समय गुड्स में कोई भी फॉल्ट है उसको डिस्क्लोज करे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी पॉइंट्स बनाए ना तो हेडिंग जरूर बनाए, डिस्क्लोज फैक्ट्स इन गुड्स, ये हेडिंग, और उसके बारे में फिर 2-3 लाइनें लिख दो, ठीक है ना। which materially interfere the use of them or expose the bailey to extraordinary risk। जैसे रिस्क हो सकता है ना किसी को, जैसे मैंने भी जो एग्जांपल दिया, तो इसलिए बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स में जो भी फॉल्ट है उसको डिस्क्लोज करे बेली को। If the bailor does not make such disclosure and some loss or damage occur, he is responsible for the bailey from such faults। तो सेकेंड पॉइंट अपना बन सकता है ड्यूटी टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस, ठीक है ना। If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults, whether he was or not aware of the existence of such fault in the goods bailed। यहाँ कह रहे हैं एक तो रीइंबर्समेंट वाली ड्यूटी हो गई बेलर की कि कुछ भी हुआ तो मैं खर्चा उठाऊंगा अगर तुम्हें मेरे गुड्स से कुछ नुकसान हो जाए, मैं अपने गुड्स के बारे में सारी फॉल्ट्स बताऊंगा। तीसरा ड्यूटी ये भी है बेलर का, टू टेक बैक द गुड्स, दिस इज ऑल्सो ड्यूटी। अब बेली गुड्स को वापस कर रहा है, 1 महीने के लिए ली के वापस कर रहा है, और बेलर अवेलेबल नहीं है, ले नहीं रहा, बहाने कर रहा है, और उसके बाद अगर गुड्स को कुछ भी नुकसान हो जाता है तो बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो बेली तो गुड्स दे रहा था, बेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था गुड्स, इसलिए ये भी एक ड्यूटी है बेलर की टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है ना। उसके बाद यू अंडरस्टैंड, ये आपकी ड्यूटीज है एंड दिस इज द definition of what you mean by bailment, but you can elaborate, you need to create a content little more। उसके बाद है 6 मार्क का क्वेश्चन, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारे सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो बताओ बायर के पास क्या क्या राइट है, क्या क्या रेमेडी है, वो क्या कर सकता है। मैं सेलर हूं, मैंने तुम्हें गाड़ी बेचने का प्रॉमिस किया, उसके बाद मैं बैकआउट हो गई, ब्रीच कर दिया मैंने, मैं नहीं दे रही तुम्हें गाड़ी, तुम बायर हो, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या रेमेडी है। तुम कहोगे मुझ पे केस करोगे, तुम कहोगे मैम हमने जो आपको एडवांस दिया था वापस दो, और हमने आपको गाड़ी के पैसे दिए थे, हमें गाड़ी दो, हमें जितना नुकसान हुआ वो पे करो, हमने आपकी गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लिया था, लोन हमारे सर पे चढ़ गया, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप गाड़ी देने के लिए मना कर रहे हो, हमें हमें इंटरेस्ट का पैसा कॉम्पनसेट करो, बहुत चीजें। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन के लिए। ये 6 नंबर का है, इसको 2 और 4 डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 6 पॉइंट ही लिखना है, बट मैं फिर भी कहती हूँ 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब बाय सर्टन रेमेडी, सीधा ऐसे मत स्टार्ट करिए, थोड़ा सा 2 लाइनों का। पहला, sued for damages for नॉन डिलीवरी, की सेलर ने निग्लेक्ट करी डिलीवरी करने के लिए और डिलीवरी नहीं करी गुड्स की, तो उसके लिए स्यू कर सकता है जो भी डैमेजेस उसको हुए हैं बायर को। प्राइस के लिए, अगर प्राइस बेचारा पे कर चुका है बायर और सेलर फिर भी मना कर देता, तो बायर कहेगा मेरा पैसा दो वापस। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कहेगा नहीं नहीं मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, तुमने 10 दिन पहले मुझे प्रॉमिस किया था, मेरे से पैसे भी ले लिया, अब 10 दिन में तो मैं कोई और गाड़ी भी नहीं देखी, और अब तुम जाने से पहले मना कर रहे हो, आई वॉन्ट कार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वारंटी तोड़ी, तो उसके लिए भी स्यू कर सकता है बायर कि आपने मेरी वारंटी तोड़ी, कंडीशन तोड़ी, तो उसके ये डैमेजेस होते हैं। रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके लिए भी आपको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। और स्यू फॉर इंटरेस्ट, मैंने बताया कि आपने अगर बैंक से लोन ले लिया, अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और मैं आपको गाड़ी नहीं दे रही, तो आपका बैंक का लोन तो बेकार गया ना, लेकिन आप फिर भी आप पे इंटरेस्ट तो चढ़ गया, तो उसके लिए आप मुझे स्यू कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके 12 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 12 मार्क्स का। सेक्शन 2, LAQ। LAQ का पहला
सेक्शन तो हो गया जिसमें हमने एक पूरा बार नंबर कर लिया। सेक्शन 2 LAQ में भी 2 क्वेश्चन है। पहला है डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, और सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेंशन फंड एज पर सेक्शन 23 ऑफ PFRDA। एक बार जरा आप इसको ध्यान से देखिए। आई विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो हाउ टू डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। आई एम सॉरी बट मेरा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया, so please bear with me. कैमरा मेरा ऑन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, उसी को देखने के लिए मैंने बंद किया था, बट वो ऑन नहीं हो रहा है। तो नो प्रॉब्लम, वॉइस में कोई इशू नहीं है, आप सब तक यहाँ ध्यान दीजिए। नेगोशिएशन असाइनमेंट में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? देखो, नेगोशिएशन होता है जब हम अपना बेसिकली अपने लायबिलिटी को नेगोशिएट करते हैं, और असाइनमेंट होता है जिसमें हम अपने नेगोशिएशन में हम अपनी ड्यूटी को असाइन करते हैं और असाइनमेंट में अपने राइट को। कंसिडरेशन इज प्रिज्यूम्ड इन नेगोशिएशन, क्योंकि नेगोशिएशन में क्या है, जैसे सपोज मैंने सपोज किसी से पैसे लेने हैं और मैंने वो आपको असाइन कर दिया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। ट्रांसफर, बेसिकली ट्रांसफर करने को बोलते हैं नेगोशिएशन। और कंसिडरेशन यहाँ पे प्रूव करनी पड़ती है असाइनमेंट में, क्योंकि आप कोई काम असाइन कर रहे हो। If transfer is a holder in due course, he must take the instrument free from any defects. तो यहाँ कह रहे हैं अगर मैं सपोज आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं ट्रांसफरी हूँ, तो आपको जो मैंने ट्रांसफर कर दिया है इंस्ट्रूमेंट, अब आपके पास भी वो सारे हक आ जाएंगे जो मेरे पास थे। लेकिन असाइनी में क्या होता है, असाइनमेंट में जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उसमें सारे राइट्स नहीं आते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो फिर भी ओरिजिनल डेटर या साइनर के पास रहती हैं। यहाँ नोटिस ऑफ ट्रांसफर नेसेसरी नहीं है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट देना जरूरी है। नेगोशिएशन इज बाय डिलीवरी इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर एंड डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेगोशिएशन इज अफेक्टेड बाय डिलीवरी, की जब तक आप इंस्ट्रूमेंट किसी के हाथ में ही नहीं देते हो तब तक वो नेगोशिएटेड नहीं माना जाएगा। असाइनमेंट में क्या होता है, डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, ओनली इन राइटिंग में अगर आप दे देंगे तो वो असाइनमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसफरी कैन स्यू द थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफरी ने नेगोशिएट करा है तो वो भी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है, लेकिन असाइनी यहाँ पे स्यू नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं जो दी जाती हैं जब ट्रांसफर कर जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, और असाइनमेंट में देयर आर नो प्रिजम्पशंस, राइट, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड बिफोर इन केस ऑफ असाइनमेंट, so there are no presumptions that are made। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा LAQ था 6 नंबर का। और अगर आप मानिए अगर आपको डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क के, तो चाहे कोई भी डिफरेंस बिटवीन हो, इट्स वेरी इजी टू राइट, बिकॉज मेकिंग पॉइंट्स इन डिफरेंस बिटवीन इन T फॉर्म इज मोर इजियर देन डू एनी अदर क्वेश्चन। उसके बाद है डिस्कस द डिफरेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू पेंशन फंड। पेंशन फंड से रिलेटेड प्रोविजंस आपको डिस्कस करने हैं। यहाँ पे आपको प्रोविजन तो दिए गए हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि पहले आपको PFRDA के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। देखो, ये सजेस्टेड आंसर्स है, लेकिन जब चेक होते हैं ना पेपर, तो जो चेकर होता है वो एक करेक्ट प्रेजेंटेशन मांगता है। तो हमेशा इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड देन कंक्लूजन, दिस इज द फॉर्मेट फॉर योर लॉ पेपर। तो यहाँ पे PFRDA के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, और एज पर सेक्शन 23 आपको प्रोविजंस बताने। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कितना क्लियरली, मतलब एक पर्टिकुलरली पूछा कि सेक्शन 23 के प्रोविजंस बताने हैं। अब जिस बच्चे को सेक्शन 23 पता ही नहीं है क्या होता है, वो कैसे प्रोविजंस लिखेगा? तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ना, वो जो आपको सेक्शंस का एक चार्ट बनाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो what are the provisions related to section 23 of PFRDA Act? यहाँ कह रहे हैं the authority may by granting a certificate permit one or more person to act as a pension fund for the purpose of receiving contribution, accumulating them and making payments to the subscriber in such manner as may be specified। So section 23 बोलता है कि authority certificate से एक या एक से ज्यादा पर्सन को would allow them to act as a pension fund, जिसमें वो pension fund create कर सकते हैं अपने employees का। The number of pension funds shall be determined by regulation, and the authority in public interest vary the number of pension funds, provided them at least one of the pension funds shall be in a government company।
राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी में पेंशन फंड होना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट कंपनी में भी प्रोग्रेसिव रहे। एंड ये भी सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में भी लिखा था, हालांकि अब 2013 ही फॉलो होता है। The pension fund shall function in accordance with the certificate of registration. Pension fund shall manage the schemes in accordance with the regulation. तो जो हमारा सेक्शन 23 है PFRDA का, वो बात करता है पेंशन फंड के बारे में कि जो पैसा एम्प्लॉय का पेंशन फंड में जाता है उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करा जाए और कैसे यूज करा जाए। सेक्शन 3 LAQ में है डिस्कस द डिफरेंट पावर्स जो इंस्पेक्टर की होती है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। ट्रस्ट मी, इट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप ये सोचिए कि फैक्ट्री का जो इंस्पेक्टर है उसके पास क्या क्या पावर्स है। ठीक है, यहाँ पे 7 मार्क का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, आप 7 भी लिख तो चलेगा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है अबाउट इंस्पेक्टर, दैट हु इज इंस्पेक्टर। उसके बाद आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। पहला, he may enter to place which has no reason to believe is used as a factory. He may enter to any place, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है फैक्ट्री का, तो he can be at any place whether it is under the premises of factory or not. He can examine the premises, plant, machinery, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है फैक्ट्री का। ठीक है ना। अगर सपोज मेरी फैक्ट्री और आप उसके इंस्पेक्टर हैं तो आप वर्कर पर नजर रखेंगे, फैक्ट्री की सारी चीजें देख सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। He may inquire into any accident, किसी भी चीज के लिए वो इंक्वायर कर सकते हैं, किसी भी डेंजरस चीज के लिए वो इंक्वायर कर सकता है, चाहे वो बॉडीली इंजरी हो, डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो या स्पॉट स्टेटमेंट हो किसी पर्सन की, वो इंक्वायरी कर सकते हैं। He can require, वो आपसे मांग सकते हैं any documents relating to factory. He may seize, he can also seize the register, record or other document. He can take possession of any article or substance, जितना वो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। He can exercise any power as may be prescribed. तो यहाँ कह रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो इंस्पेक्टर जो होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, ही इज अ पर्सन जो अपने एरिया के फैक्ट्रीज के रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब बेसिकली दे आर द वन हु लुक अप टू द फैक्ट्रीज इन देयर एरिया। तो आप खुद सोचिए कि जो इंस्पेक्टर्स हैं जो अपनी फैक्ट्रीज को लुकअप करते हैं अपने एरिया में, उनके पास ये सारी पावर्स हैं। Discuss the procedure for determination of the amount of gratuity. Students, gratuity का amount is dependent on the how much you are earning, how much you have worked in a company. तो gratuity का amount का procedure क्या है? Section 7 बात करता है payment of gratuity act. Prescribe that procedure for determination of amount of gratuity. As soon as the gratuity becomes payable, the employer shall, whether the employee has made application or not, तो अगर application आए या ना आए, employer को तो पे करनी है gratuity, then he is to give notice to the person to whom gratuity is payable and also to the controlling authority, specifying the amount. तो सबसे पहले तो जो employer है, जैसे ही gratuity ड्यू होती है एक employee की, सबसे पहला step है कि employer को notify करना है employee को with or without application. ठीक है। Second, the employer shall arrange to pay the amount of gratuity within 30 days from the date of its becoming payable to the person to whom it is payable. So gratuity shall be paid within 30 days from the date of which the gratuity become payable. If it is not paid within stipulated period, the employer is liable to pay interest at the rate of 10% per annum. जितना लेट करेंगे एम्प्लॉयर, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% per annum के हिसाब से. If the delayed payment is due to fault of the employee and the employer has obtained the permission in writing from the controlling authority for the delayed payment on this ground, then no interest is payable. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर if delay is due to fault of एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय का पैन कार्ड नहीं है या कुछ भी ऐसा है जो रिक्वायर्ड है बट अभी उनके पास वो है नहीं, तो उसके लिए वो रिटर्न में परमिशन ले सकते कंट्रोलिंग अथॉरिटी से एम्प्लॉयर की हमारी गलती नहीं है, पेमेंट डिले होगा क्योंकि ये फॉल्ट एम्प्लॉय की तरफ से.
तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, अदरवाइज कितना इंटरेस्ट होता है 10% पर annum. If the claim of gratuity is not found admissible, issue a notice in Form M to the applicant employee, nominal or legal heir as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible. In either case, a copy of the notice shall be, of course. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको लगे एम्प्लॉयर को कि जो ग्रेचुटी है वो एडमिसिबल नहीं है ड्यू टू सम फॉल्ट, एंड आप ग्रेचुटी के लिए मतलब यू डू नॉट डिजर्व द ग्रेचुटी, यू डू नॉट you cannot take the gratuity, then employer needs to give notice in Form M to applicant. अगर एप्लीकेंट जिंदा नहीं है तो उसके लीगल लेयर्स को कि ये पर्सन को ग्रेचुटी नहीं मिलेगी. सो दिस इज अ प्रोसेस, अ स्मॉल प्रोसेस. आपको भी पॉइंट्स की तरह ही इसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है गाइस, क्योंकि 5 मार्क्स का है. अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी? देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी. वन ओपीसी के बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा समझना मुश्किल है. लेकिन मैं आपको बोलूंगी 6 मार्क का क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना ओपीसी का, कि ओपीसी क्या होती है, कौन से ईयर में आई थी, 2013 में आई थी, ओपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं, ओपीसी के बारे में आपको 3-4 लाइनों में बताना है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है. बेनिफिट्स में कह रहे हैं कि ये बड़ा क्वाइट रिवोल्यूशनरी है. इसमें बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को, कंपनी के बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक दे कैन टेक बैंक लोन, एक्सेस टू मार्केट, एलएलपी, लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू कंपनीज. आपको पता है कि मतलब आपको पता है दैट आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी. व्हेन आई आस्क माय क्लाइंट्स दैट व्हाई नॉट यू ओपन अ कंपनी, ओपीसी कर लीजिए आप, इनकॉर्पोरेट, तो क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है, अरे कंपनी उसमें तो बहुत सारे लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, सॉरी, बट वो लोग भूल जाते हैं कि कंपनी खोलने के अपने एक एडवांटेज भी हैं. उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि प्रायर टू न्यू कंपनी एक्ट 2013 2 शेयर होल्डर चाहिए थे स्टार्ट अ कंपनी, बट नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी में ओनली 1% इज रिक्वायर्ड. तो जितने छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं लाइक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी, दे हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज to open OPC and they can enter into a corporate world with one single person. That's a benefit. Further, उनके पास बहुत ही लेसर कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, बैलेंस शीट, ऑडिट, एंड जो भी प्रॉफिट्स पहले मिडलमैन को होता था वो आपको सीधा हो सकता है. द न्यू कॉन्सेप्ट हैज बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी. आप इसको पॉइंट्स बना के थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए आपको. What is the procedure for issue of renewed share certificate under Companies Act 2013? Issue of renewed share certificates. देखिए, पहले तो आप शेयर सर्टिफिकेट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे इशू होते हैं, कौन इशू करता है. उसके बाद रिन्यू सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है. प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ एनी शेयर शैल नॉट बी इशूड ईदर इन एक्सचेंज और सबडिवाइडेड और रिप्लेसमेंट which are defaced, mutilated, torn, या पुराने किसी से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, right? On reverse, the company may charge fees as the board think fit, not exceeding ₹50 per certificate issued on splitting or consolidation of share certificate. On displacement of certificate that shall be defaced, mutilated, torn, or old, decrepit, or worn out. In such cases shall be stated on the face of share. इशू इन लियो ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर. इशू इन लियो ऑफ का मतलब होता है कि इस सर्टिफिकेट के बजाय हम ये वाला इशू कर रहे हैं रिन्यू करके. तो सब डिवाइडेड अगर हो रहा है तो नो फी शैल बी पेएबल, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से हुआ है. लेकिन अगर शेयर होल्डर की तरफ से अगर शेयर सर्टिफिकेट टर्न या खराब हो जाए तो एक न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकता है विद द पेमेंट ऑफ फीस. अ कंपनी मे रिप्लेस द सर्टिफिकेट्स बाय न्यू सर्टिफिकेट अपॉन सब डिविजन और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर और मर्जर और डीमर्जर और रिकॉन्स्टिट्यूशन. बट यहाँ पे ऑल सर्टिफिकेट सरेंडर करने पड़ते हैं और फीस भी नहीं देनी पड़ती अगर कंपनी खुद उस अपने शेयर्स को डिवाइड करके न्यू सर्टिफिकेट इशू कर रही है. Right? Section 5 LAQ long answer questions. What are the duties of director of a company under Companies Act? तो देखिए, डायरेक्टर तो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, दे आर ब्रेन ऑफ द कंपनी, सो दे हैव लॉट ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स. थोड़ा सा आप ये लिखेंगे इंट्रोडक्शन में. उसके बाद सेक्शन 166 बात करता है ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर.
तो कह रहे हैं डायरेक्टर की पहली ड्यूटी कि वो आर्टिकल कंपनी के आर्टिकल्स के हिसाब से चले। डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो गुड फेथ में चले, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करें with the best interest of the company, employee, shareholder, community. Director shall exercise his duties with due and reasonable care. A director shall not involve in a situation जो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करे और कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में नहीं। डायरेक्टर को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो अनड्यू गेन और एडवांटेज हो अपने और अपने रिलेटिव्स को दे, और ही शुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी अनड्यू एडवांटेज, राइट। A director shall not assign his office. डायरेक्टर अपनी अपनी पोजीशन और किसी को भी नहीं दे सकता, और अगर वो ऐसा देता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है जो 1 लाख से मिनिमम होती है, विच मे गोज टू 5 लाख अगर वो सेक्शन 166 को कॉन्ट्रवीन करते हैं तो। देखिए, ये नहीं आपने आपने फ्रॉड किया और आप पे बस 5 लाख रुपए की सजा होगी, नो, ये तो सेक्शन 166 के तहत होगी, उसके अलावा बहुत सारी आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो जब भी ड्यूटीज की बात आएगी कौन सा सेक्शन याद करेगा, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 166। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स के तो बहुत फायदे हैं, देखो यहाँ पे फिर पॉइंट्स की तरह लिखे हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं सजेस्टेड आंसर। एथिक्स के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रो देंगे। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एथोस, ये सब आप लिखेंगे थोड़ा इंट्रो में। Ethics is requirement for human life. It is means of deciding a course of action. Without it, action random रहेंगे बिल्कुल भी। अच्छा देखिए, मैं पॉइंट्स बनाती हूँ, 6 पॉइंट्स बनाने। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए एथिक्स का? वर्क लाइफ बैलेंस, effective workplace, उसके बाद आप कर सकते हैं मेंटेन स्टैंडर्ड्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, enhances quality, boost motivation, या मोटिवेशन और मोरल कैन बी अ पॉइंट। 6 पॉइंट बना दिए मैंने। अब बताओ, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। स्टार्टिंग में ये ऐसे लिख रहे हैं कि कंपनी में एथिक्स बहुत रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, और कोई भी एक्शन आप अगर एथिकल होकर सोचते हैं तो आप ज्यादा अपने बैलेंस कर पाएंगे अपने बिजनेस और अपने पर्सनल गोल्स को, ठीक है, और गोल्स को बहुत ही अच्छे से आप अचीव कर पाएंगे, परस्यू कर पाएंगे विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। इफेक्टिव वर्कप्लेस के बारे में आप बता रहे हैं कि अगर बिजनेस में एथिक्स है तो वर्कप्लेस बहुत अच्छी रहेगी। आपको सोचिए, अगर सपोज आप ऐसी जगह काम करते हैं जब बिल्कुल भी एथिकल एनवायरनमेंट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा चलती है, तो आप काम कर पाएंगे ऐसे वर्कप्लेस पे? बिल्कुल नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों छोड़ ही देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं लिवेबल प्लेस बनाता है ऑफिस को अगर एथिकल रहे बिजनेस में तो। मेंटेन स्टैंडर्ड्स, अगर बिजनेस में एथिक्स फॉलो हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स भी होंगे विच आर यूनिवर्सल टू फॉलो बाय ऑल द एम्प्लॉइज। एंड जब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं तो बिजनेस में डिसिप्लिन रहता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस ज्यादा एथिकल रहते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं एथिक्स अपने बिजनेस में, तो वो बिजनेस ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करते हैं और कॉन्स्टेंटली सर्वाइव करते हैं। वो किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं एंड दे बेसिकली are able to accomplish their long term goals. एनहांसेस क्वालिटी में भी आप यही लिख सकते हैं कि बिजनेस में हैप्पीनेस और वेलबींग के बारे में अगर सोचा जाए तो इससे क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। कॉन्फिडेंस और मोरल बहुत हाई होता है उन एम्प्लॉयज का जो ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जो एथिकल है। अगर सपोज मेरा एम्प्लॉयर मुझे टाइम पे पैसे ना दे, ठीक पैसे ना दे, एक्सप्लॉयट करे, तो आपको लगता है कि मैं काम करने के लिए मोटिवेटेड रहूंगी? नेवर। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट्स बना के आप नीचे 2-2 लाइनें इन पे लिख सकते हैं। सेक्शन 6 LIQ 4 into 3, दैट मीन्स 4 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स।
तो पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद केस स्टडी वाले क्वेश्चन है जो कितने मार्क्स के हैं, एक 4 मार्क का है और एक 2 मार्क का है। चलिए, हाँ, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस की बात हो रही है, जहाँ पे सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन सी होती है, सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन सी होती है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 में जरूर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ एनपीओ की बात हो रही होगी। बहुत सारी कंपनीज आरओसी को अप्लाई करती हैं कि हम एनपीओ हैं, हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोटिव है, बट एक्चुअली मोटिव होता नहीं है। वो सिर्फ ये स्टेटस लेने के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का स्टेटस लेने के लिए अप्लाई करती है अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनी, बट एक्चुअल में उनका मोटिव प्रॉफिट ही होता है। फिर मैम वो क्यों चाहती हैं आरओसी के पास ये स्टेटस ले रहे? क्योंकि इन कंपनीज को टैक्स बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो एनपीओ की तरह शो करे तो अगर आरओसी को लगे कि ये कंपनी ठीक नहीं है तो वो लाइसेंस रिवोक भी कर सकते हैं। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 provides that central government may by order revoke the license granted to companies registered under section 8 if the company contravenes any requirement, if the any condition subject to the license is issued or the affairs of the company are conducted fraudulently या violative objects है उनके, बोल कुछ और है और कर कुछ और ही रहे हैं। The central government shall direct the company to convert its status, कि आप अपना लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाइए, आप एनपीओ की तरह काम नहीं करेंगे। हाँ, they will give the opportunity of being heard. A copy of such order shall be given to registrar. The registrar shall, without prejudice to any action taken, register the company accordingly. तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट ने ही लाइसेंस देते हैं किसको, कंपनी को, किस खुशी में, एनपीओ बनने के लिए, और यही लाइसेंस रिवोक भी कर सकते हैं अगर उनको कुछ ठीक ना लगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को बोलेगी कि इस कंपनी को एनपीओ ना बनाकर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा जाए जल्द से जल्द। राइट, शॉर्ट नोट ऑन हैजर्डस प्रोसेस, ये आप सबने हैजर्डस प्रोसेस के बारे में सुना हुआ है कि फैक्ट्रीज में हैजर्डस प्रोसेस होता है जिसमें हैजर्डस मटेरियल यूज होते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल इम्पेयरमेंट हेल्थ को होती है लोगों के, या पॉल्यूशन होता है एनवायरमेंट में, तो उस केस में यहाँ कह रहे हैं कि हैजर्डस प्रोसेस माना जाता है उस प्रोसेस को जिससे कोई लोगों की हेल्थ को फर्क पड़े या फिर जनरल एनवायरमेंट को फर्क पड़े, ऐसे प्रोसेस को हैजर्डस प्रोसेस बोला जाता है। टाइप्स ऑफ एथिक्स में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ बहुत कम डिस्क्रिप्शन दी है, 3 मार्क्स में थोड़ा सा और एडिशन करना है। अगेन आपको पहले इंट्रो देना है एथिक्स का। तो 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स, मेटा एथिक्स होते हैं जो हमारी मॉरल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, हमने अपनी नॉर्मल सेशन में बात करी हुई है। नॉर्मेटिव एथिक्स होते हैं जो बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और अप्लाइड एथिक्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वॉर, एनिमल राइट्स, कैपिटल पनिशमेंट, इनके बारे में बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। Another question, write short note on endorsement under Negotiable Instrument Act. Endorsement basically होता है जिसमें एक स्लिप ऑफ पेपर में आप ट्रांसफर करते हैं, उसके बैक ऑफ फेस पे इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर करते हैं वन पर्सन टू अनदर। जो ट्रांसफर करता है उसको एंडोसर बोलते हैं और जिसको ट्रांसफर करा जाता है उसको एंडोसी बोला जाता है। तो उससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट सामने वाले के नाम करने को एंडोर्समेंट बोला जाता है बेसिकली, राइट। इसमें ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा और एडिशन कर सकते हैं, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लैंक एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट करके जो हमने पढ़ा था, आप थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं। कोअर्शन, कोअर्शन का मतलब है, हमने सेक्शन 15 में किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें एक कोई भी ऐसा एक्ट करा जाए जो इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट जाता है, किसी को लॉफुली अनलॉफुली डिटेन करना, थ्रेटन करना, धमकी भी देना उसको या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए, उसको कोअर्शन बोला जाता है। कोअर्शन मतलब कोई भी ऐसा एक्ट करना, कमिट या धमकी देना करने की जो इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है, या फिर अनलॉफुली डिटेन करना या धमकी देना डिटेन करने की, क्या किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसको कोअर्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट आर द रेमेडीज जिस पर्सन के साथ कोअर्शन हुआ है, तो 2-3 पॉइंट्स वो भी आप ऐड कर सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन आया है सेक्शन डी, तो चलिए केस पढ़ते हैं। वर्सेस टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड, तो मतलब ये प्राइवेट कंपनी है जो 2 मार्च 2009 में बनी है। कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एम्प्लॉय 70%, तो इन्होंने अपना बिजनेस 70% के साथ
स्टार्ट किया है. It's one of the renowned company. Okay, there had been certain turn of events recently, and the company has started to face challenges in the mid of year 2020 due to COVID-19. ये तो पूरी दुनिया ने इफेक्ट हुई है, तो डेफिनेटली हर चीज इफेक्ट होगी. Like most parts of the world, this company was also badly hit by pandemic. A larger number of companies in India were affected directly or indirectly by the pandemic and complete lockdown. Due to this pandemic and losses, the number of employees reduced to 7 with effect from 15 July 2020 by Mercer's TNT Private Limited. Mr. Jain, who retired on 30th December 2020, was refused gratuity on the ground that total number of employees is below 10. Another senior employee of the company, Mr. T.K. Singhania, who retired on 31st December 2020, Mr. Singhania continued to occupy the quarter of the company for first 8 months after superannuation, and as a result, the company decided to forfeit the amount of gratuity of Mr. Singhania. Mr. Arun Bharat, an employee of the company, was frustrated with his work and willfully causing damage of a machine. Mercer's TNT Private Limited had to spend 95,000 to get the machine in working condition, and due to this damage, Mercer's TNT Private Limited withhold the gratuity of Mr. Arun Bharat also. On the other hand, one employee, Mr. Jain, who retired on 30th November 2020, was refused gratuity on the ground that total number of employees below 10. Mercer's TNT Private Limited has a separate factory, which is a seasonal factory. Mr. Barun Bharat, brother of Mr. Arun Bharat, is employed in this factory. The factory was is in operation for 4 months only during the financial year 2020 to 21 due to COVID-19 pandemic. Mr. Barun Bharat was not in continuous service during his period, and he worked only for 60 days. My God, do you understand कि देखो कितने सारे एम्प्लॉयज की ग्रेजुटी को विदहोल्ड कर दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अब 7 रह गए जो 10 से कम है, तो 10 से कम है तो ग्रेजुटी नहीं बनती. उसके बाद मिस्टर अरुण भारत जिसने मशीन खराब कर दी तो उसके 95,000 खर्च हो गए कंपनी के, तो उन्होंने अरुण भारत के भी विदहोल्ड कर दी ग्रेजुटी. Examine the validity of decision taken by TNT Private Limited to forfeit the amount of gratuity of Mr. Singhania in the light of payment of Gratuity Act 1972. तो देखो आपसे पूछा सर मिस्टर सिंघानिया के बारे में क्या है. बेशक कहानी आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज की बताई गई है. सबसे पहले इन्होंने बताया ग्रेचुटी के बारे में. द ग्रेचुटी ऑफ एन एम्प्लॉय हु सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेज डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी कैन बी फॉरफीटेड. तो जैसे अरुण भारत ने किया था ऊपर प्रॉपर्टी को डैमेज, मशीन को डैमेज किया था, उस केस में ऐसा कुछ होता है तो ग्रेचुटी एक्ट बोलता है कि अगर एम्प्लॉय की वजह से कोई डैमेज हो तो उसकी ग्रेचुटी को फोरफीट करा जा सकता है. इफ द सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड for his righteous or disorderly conduct of any act or violence on his part, or if the service of such employee have been terminated for any act which constitutes an offense, या देखो अगर तो एम्प्लॉय की तरफ से कोई राइटस और डिसऑर्डरली कंडक्ट देखा जाए या फिर कोई ऑफेंसिव कंडक्ट देखा जाए, मॉरल टर्पिट्यूड या कुछ भी, तो उस केस में जो कंपनी है वो एक ग्रेचुटी को फोरफीट कर सकती है. It is not valid ground for forfeiture of entire gratuity. In such a case, the company is entitled to charge the quarter rent as per the rules and adjustment of such charges. Mr. Singhania is entitled to receive the balance of amount of gratuity. यहाँ कह रहे हैं कि पूरी gratuity forfeit करना is not right. जितने समय के लिए एम्प्लॉय कम हुए या जितने समय के लिए कंपनी ने फेस करा ऐसा पॉइंट, तो उतना प्रोपोर्शनेट ग्रेचुटी फोरफीट कर सकते हैं, सारा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी फोरफीट नहीं कर सकते. आगे ओके, दिस इज आई थिंक आई गेस द सेम क्वेश्चन. Mercer's TNT, ओके सेम क्वेश्चन ही है. A larger, yes. तो क्वेश्चन यहाँ पे है, examine the validity of decision taken by the company to withhold the gratuity of Mr. Arun Bharat. The employer cannot withhold or forfeit the gratuity of Mr. Bharat since his services was not terminated for the damages caused by the worker as per the payment of gratuity act. तो यहाँ कह रहे हैं कि मिस्टर अरुण भारत ने तो सर्विसेज अपनी कंटिन्यू ही रखी हैं और उनकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं करी गई हैं ड्यू टू द डैमेज. हाँ, आप कटिंग कर सकते हो जरूर, लेकिन उनकी ग्रेचुटी को विदहोल्ड नहीं कर सकते हो.
तो दिस इज द आंसर विद द सेम क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तो इनको 1 और 2 अलग से दे देना चाहिए था, पूरा क्वेश्चन 2 बार, मुझे लगा 2 अलग क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन। तीसरा एक और है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब वही है, 3 पार्ट्स हैं उसके। वरुण भारत इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ग्रेचुटी। उन्होंने कितना काम किया देखो जरा। वरुण भारत ने फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक इंसान को 75% ऑफ द डेज और एस्टैब्लिशमेंट में काम करना चाहिए। ठीक है, द फैक्ट्री वॉज इन ऑपरेशन फॉर 120 डेज, क्योंकि वो फैक्ट्री 4 महीने ही चली। वन मस्ट वर्क फॉर 75% ऑफ 120, दैट इज 90 डेज टू क्लेम ग्रेचुटी। मिस्टर वरुण भारत इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी क्योंकि उन्होंने 75% से कम काम किया। ठीक है, तो ग्रेचुटी क्लेम करने के लिए 75% ऑफ टोटल डेज, टोटल ऑपरेशनल डेज जो होते हैं कंपनी फैक्ट्री के, उसमें काम करना जरूरी है। ये फैक्ट्री 4 महीने के लिए थी, तो 120 दिन और इंटू 75% 90 दिन आता है, और वरुण भारत ने 90 दिन से कम काम किया, 80 दिन काम किया ना, नो 60 डेज, तो डेफिनेटली उनको ग्रेचुटी मिलना, ही इज नॉट एंटाइटल्ड। अगेन द सेम क्वेश्चन, लेकिन फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय मर्सर्स टीएनटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर मिस्टर जैन टू रिफ्यूज टू पे द ग्रेचुटी विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस्ड टू 7। यहाँ कह रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट इज शॉप और एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट हैज बिकम एप्लीकेबल शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड इन द एक्ट इन स्पाइट ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयरइन एट एनी टाइम it has become so applicable falls below 10, hence TNT cannot refuse the payment of gratuity। क्योंकि एम्प्लॉय उनके बढ़े हुए थे, पैंडेमिक की वजह से उनके एम्प्लॉय कम हो गए, ठीक है ना, तो कम एम्प्लॉय होने के रीजन की वजह से वो ग्रेचुटी को मना नहीं कर सकते। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसके 4 पार्ट्स हैं, एक 4 नंबर 4 नंबर के और 2 मार्क्स के हैं। तो ऐसा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको मार्क्स के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। आई वुड से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ईजी है, राइट? तो इसलिए दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज काइंड ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम। तभी सजेस्टेड आंसर में आपको बताया गया कि देखो ऐसा बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन भी आ सकता है। आई वुड सजेस्ट यू स्टूडेंट्स कि इसको अच्छे से पढ़िए आप, कोई भी डाउट होता है प्लीज रीच बैक टू मी, या कुछ समझ में नहीं आता तो, राइट? तो चलिए हमने सजेस्टेड आंसर्स के बारे में डिस्कस करा है। सॉरी मेरा वीडियो ऑफ हो गया है। मैं एक्चुअली वीडियो बंद, मैं पहले क्लास बंद कर रही थी, दोबारा स्टार्ट कर रही थी, बट मुझे था कोई नहीं, कैमरा ऑफ हुआ है, बट मेरी साउंड तो है ना आपके पास, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बात करेंगे, लेकिन आज के सेशन के लिए सजेस्टेड आंसर्स हैं ये क्वेश्चंस को। अगेन जो मेरे टिप्स ट्रिक्स हैं, टाइम डिवाइड, कीप अ वॉच on a watch, and presentation. These are 3 things you need to be taken care of in the exam, students, right? So good luck to all of you. I would I would wish you luck for your entire exam, for all the exams, and I just hope that you clear your exam in first attempt. Any doubt, please reach back to me on my number. You have it, 9811415493. Thank you so much.